हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम कराना मैंने शुरू किया है। तो आज मेरा लेक्चर 2 है जिसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 12 का है। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जैसा कि मैंने आपको ये कहा है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको मैं क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन दूंगा और उसके इर्द गिर्द की थोड़ी सी थियरी भी साथ लेकर हम लोग चलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इससे मिलेंगे भी क्वेश्चन भी, आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देर ना किया जाए, 2.1 क्वेश्चन एग्जाम्पलर का शुरू किया जाए। एग्जाम्पलर का 2.1 क्वेश्चन, चलिए 2.1 क्वेश्चन देखते हैं। आइए 2.1 क्वेश्चन देखा जाए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2.1 ये देखिए, कह रहा है कि एक सर्किट बनी हुई है। ये सर्किट बनी हुई है, कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ये देखिए 4 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है, 10 ओम इसके साथ एक रेजिस्टेंस है, एक 2.5 वोल्ट की बैटरी और ये 0.5 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। करा ऑन स्टेडी स्टेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट विल बी। अब देखिए बेटा, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन में यहाँ दिया है स्टेडी स्टेट, यानी स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है। जैसे ये देखिए, मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, ये 4 माइक्रोफैरेड का है और ये 10 ओम का है, और ये देखिए ये 0.5 ओम है, ये 2.5 वोल्ट है और ये 2 ओम दिया गया है, ये 2 ओम दिया गया है। इसका मतलब क्या है? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कैपेसिटर वाली लाइन में कोई करंट नहीं जाता है। मैं आपको इसके सीआर सर्किट वाला जो मेरा टॉपिक है उसमें देख लीजिएगा, मैंने स्टेडी स्टेट को बताया है। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के लाइन में जो रेजिस्टर होता है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। मतलब ये जो रेजिस्टर है, ये देखिए, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा ऑन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, बस कैपेसिटर के लाइन में, मतलब ये सब नहीं, मतलब इस लाइन में, क्योंकि स्टेडी स्टेट में ये क्या होता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है। ये फुल चार्ज अपने आप को फुल कर लेता है। ये देखिए अपने आप को पूरा फुल कर लेता है, अपने आप को पूरा फुल कर लीजिए, इसका पेट पूरा भर गया, फुल कर लिया, तो क्या बताइए कहीं और करंट जाने देगा? तो जब जाने ही नहीं देगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेडी स्टेट है। तो स्टेडी स्टेट में इसके क्रॉस रजिस्टर क्या हो गया, 0। तो एक तरह से हम इसको भूल जाएं, ये प्लेन वायर की तरह क्या है, व्यवहार करने लगेगा। अब क्या है, अब देखिए ये इस रेजिस्टेंस को भूल जाइए, रेजिस्टेंस है ही नहीं, बस यही एक कॉन्सेप्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आया भी है, जेई में भी है, नीट में भी आया है। अब देखिए ये ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ है। याद रखिएगा, जो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस सी डी के क्रॉस भी होगा। मतलब जो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही सी डी के क्रॉस भी है, और वही आपका ई एफ के क्रॉस भी है। यानी क्या कहने का मतलब, वी ए बी इक्वल टू वी सी डी इक्वल टू वी ई एफ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो क्यों ना हम ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। चलो भाई, हम ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए ये सेल है, ये सेल करंट देगा, ये सेल करंट देगा, इसमें तो करंट जाएगा नहीं स्टेडी स्टेट में, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ये देखिए इस प्रकार से करंट आएगा। तो जब इस प्रकार से करंट आएगा तो करंट आई इक्वल टू क्या होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बोलो बच्चों, ये तो होता है टोटल ईएमएफ 2.5 वोल्ट हो गया अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 + 0.5 यानी 1 एम्पियर हो गया। देखिए क्या 1 एम्पियर हो गया कि नहीं, यहाँ से 1 एम्पियर की करंट हो गई। अब बताइए, क्या आप ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? बोलिए भाई, क्या आप ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? तो ये देखिए ए बी के क्रॉस पोटेंशियल, यानी ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, आई आर, यानी आई कितना हो जाएगा 1, आर कितना हो जाएगा 2, यानी क्या हो गया 2 वोल्ट। तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। बोलिए भाई, ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब देखिए जो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा
वही आपका EF के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी EF के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। इसका मतलब आपको पता चल गया कि EF के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। 2 वोल्ट हो गया, तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट आ गया तो चार्ज Q इक्वल टू कितना होता है बताइए, चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, CVEF, या C कितना है 4, VEF कितना है 2, यानी 8 माइक्रो। बोले भाई 8 माइक्रो कूलम आ गया कि नहीं? तो क्या इसमें स्टोर चार्ज आपने निकाल लिया? बोलिए प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या सीखना है, बस एक चीज बच्चों सीखना है, सीआर सर्किट के स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाली लाइन में, कैपेसिटर वाली लाइन में, ये सब नहीं, केवल इसी लाइन में रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है और इसमें कोई करंट नहीं जाती है। बाकी सिंपल सर्किट का प्रयोग करिए। सिंपल सर्किट का मतलब ये करंट देगा, तो इसमें हमने करंट निकाल लिया, इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इसमें होगा, वही हमारा इसमें होगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने पता कर लिया तो क्या चार्ज निकल जाएगा कि नहीं? ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2.2 की तरफ चलते हैं। चलिए भाई 2.2 भी हमने नोट कर दिया है। 2.2 की तरफ चलते हैं, आ जाओ भाई 2.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2.2 की तरफ चलते हैं। कैसे है क्वेश्चन नंबर 2.2? इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। अब आइए भाई 2.2 को चलते हैं, देखते हैं। उसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये वाला ना। भाई मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। फिर अब क्वेश्चन नंबर 2.2, चलिए भाई 2.2 कहा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, रिमेन्स ए कांस्टेंट बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इंक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बढ़ेगी क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहा है, डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, घटेगी क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहा है, या डिक्रीज करेगी बिकॉज चार्ज मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज बेटा ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस समान होती है, कहीं डेंस या कहीं इधर उधर का नहीं होता है, कहीं क्राउड नहीं होता है, कहीं एक्सपेंड नहीं करता है, समान होता है ये। तो सबसे पहली चीज, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को हम रिलीज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को अगर हम रिलीज करते हैं, तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज को अगर हम रिलीज कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज को बोला है, तो आप जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स की दिशा होती है, जो फोर्स की दिशा होती है वह क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में होती है। मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स की दिशा किधर होगी, ये देखिए इधर की तरफ होगा, यानी ये क्यू ही लग गया। अब ये बताइए, फोर्स भी उसी दिशा में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी दिशा में है, तो इसका मतलब क्या होगा, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, यानी चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट होगा। एक्सिलरेट होने का मतलब वेलोसिटी बढ़ना, यानी इसका मतलब देखिए फोर्स लगेगा, फोर्स लगने का मतलब एक्सिलरेट होगा, एक्सिलरेट होने का मतलब वेलोसिटी का बढ़ना। वेलोसिटी के बढ़ने का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना। क्यों भैया, चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी करते हैं। और आप जानते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह यहां पर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहां पे बढ़ रही है। ठीक है भाई, तो यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका मन कर रहा है इसके डायरेक्शन में जाने का, इस वजह से यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वह डिक्रीज करेगी। या आप इसको एक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है उससे भी समझा सकते हैं।
ठीक है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी वह क्या होता है, माइनस एफ डॉट डी आर, या इसको आप कह सकते हैं माइनस डेल्टा डब्ल्यू। चलिए भाई, माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है पोटेंशियल एनर्जी। अभी बताइए माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो गया, ये बताओ यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पे जो कार्य किया जाएगा वह कार्य पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए आपका मन पिक्चर देखने का करे और आपके पापा कहें कि चलो बेटा आज पिक्चर दिखाते हैं, तो बताइए कार्य क्या होगा, आप पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि आपकी मन वाली आपकी पापा कर रहे हैं। लेकिन आपका मन पिक्चर देखने का कर रहा है और मैं पहुंच गया पिक्चर हॉल पे और पकड़ के लाया कि चल भैया पढ़ ले, अब बताइए कार्य क्या होगा। आपका मन करेगा पढ़ने में, नहीं मन करेगा तो अब कार्य जो है वह निगेटिव होगा। तो ऐसे ही इसका मन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाने का। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जा रहा है तो चार्ज पार्टिकल जो वर्क कर रहा है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, मतलब वर्क जो हो गया वह डेल्टा डब्ल्यू जो हो गया वह क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। चलिए भाई, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये देखिए प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस। अब ये बताइए पोटेंशियल एनर्जी माइनस है तो माइनस होने का मतलब क्या है, यहां पे चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट, ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस हुई है। इसका मतलब यहां पे बताओ, अब खुद बताओ, माइनस होने का मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो क्या इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। अरे भाई, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू क्या आ जाए 100 रुपये हो और फाइनल वैल्यू 50 रुपये हो, तो 50 में से 100 को निकालेंगे तो -50 आएगा कि नहीं, तो वैल्यू घट रही है कि नहीं घट रही है। तो ये देखिए यहाँ पर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस डब्ल्यू, इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। तो क्यों बेटा, कॉन्सेप्ट को समझे कि नहीं। ये भी नीट में और जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो बात समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 समझ गया कैसे। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रिलीज किया जाता है तो याद रखिए उस दिशा में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उस दिशा में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है ना। तो अब 2.2 हमने बता दिया, अब 2.3 पे चलते हैं। चलो भाई 2.3 पे आ जाओ। देख रहे हो बेटा 2.3 आप लोग, एनसीईआरटी का है। वैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोग लेके बैठा करिए, जैसे अगर क्वेश्चन स्पष्ट नहीं होते हैं तो लेकर बैठेंगे और सॉल्व करते रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो लिख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ कि भैया मैं अगर अपने आप को बदल सकूँ तभी आप लोग भी क्या है बदलेंगे, नहीं तो हम भी कर सकते हैं एनसीईआरटी लेके आइए उसी से क्या है सॉल्व हो जाए सब। तो इससे थोड़ा सा एक चीज़ क्लियरिटी रहती है क्या क्या हमको करना है। अब आइए करा, कुछ फिगर दिए गए हैं, ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए हैं। देखिए इस पे, ये भी आपका नीट में आया हुआ है क्वेश्चन है, इस पे एकदम सही मैं ही क्वेश्चन उतार दिया था नीट में। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप नहीं समझ सकते हैं। ये मेरा अनुभव रहा है, मैंने देखा है कि जो बच्चा इसको लगाया है उसको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो समझते हैं भाई, हम ये नहीं करें कि सब बुरे बच्चे हैं, सब बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, बस बुरे इसलिए हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं। जब पढ़ने लगेंगे वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो सारे बच्चों में ये ध्यान दो, चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो, चाहे जो भी हो, जिस प्रकार के हो, सब अच्छे बच्चे हो और सब इसको क्या है लगाओ। तो सो सम इक्विपोटेंशियल लाइंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, ये फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है। ये है क्या, कोई पास है कोई दूर है, कोई देखिए कोई लाइन, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस एकदम नजदीक है। ये देखिए यहाँ पे ये 10 वोल्ट का है, 20 वोल्ट का है, 30 वोल्ट का है, 40 वोल्ट का है, 50 वोल्ट का है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, थोड़ा पास हो गया है, कोई थोड़ा दूर हो गया है। ये देखिए ये दो इक्विपोटेंशियल 20 और 30 नजदीक आ गए हैं, ये 40 या 50 थोड़ा और दूर भाग गया है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 3 केस हैं और एक पॉइंट ए दिया गया, पॉइंट बी दिया गया है। मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक चार्ज क्या है, मूव कर रहा है। ठीक, फिर कहा जा रहा है, पहला ऑप्शन है कि द वर्क डन इन फिगर फर्स्ट इज ग्रेटेस्ट, मतलब पहले वाले में अगर ए से बी तक जा रहा है तो ज्यादा काम कर रहा है। दूसरा है द वर्क डन इन फिगर सेकंड इज द लीस्ट, यानी दूसरे वाले में चार्ज को अगर ए से बी तक ले जा रहे हैं तो वर्क लीस्ट हो रहा है।
फिर तीसरा करा तो वर्क डन इज द सेम फिगर फर्स्ट, फिगर सेकेंड एंड फिगर थर्ड, यानी पहले, दूसरे और तीसरे तीनों में जो वर्क डन है वह क्या है, सेम है। एक चौथा बोल रहा है द वर्क डन इन फिगर थर्ड इज ग्रेटेस्ट देन दैट इन द फिगर सेकेंड बट इक्वल टू फिगर फर्स्ट। तो सबसे पहली चीज ये बताइए बेटा, अगर कोई भी चार्ज एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो वर्क डन क्या होता है, एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक जाता है। तो सभी लोग आप लोग पढ़े होंगे W इक्वल टू क्यू वी ए माइनस वी बी। क्यों बोलिए, सबको पता है, ये पढ़ा होगा आपने, W इक्वल टू क्यू वी ए माइनस क्या, वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, वी बी माइनस कितना, बी ए से बी तक जा रहा है, ये आप सभी लोग पढ़े होंगे। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसमें जो किया गया कार्य होता है वह पाथ पर निर्भर नहीं करता है। तो चाहे आप कैसे भी जा रहे हैं, किसी भी पाथ से जा रहे हैं, चाहे एरोप्लेन से जा रहे हैं, चाहे आप क्या बैलगाड़ी से जा रहे हैं, इन सब प्रक्रियाओं में वर्क डन क्या होगा, समान होगा। कब, अगर पोटेंशियल समान हो तब। तो आप देख रहे हैं तीनों केस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, जैसे यहां नजदीक नजदीक आ गया, थोड़ा दूर आ गया, लेकिन VA और VB जैसे पहले केस में देखिए, फर्स्ट केस में क्या हो गया, Q क्या है 40 में से 20, 40 माइनस 20। फिर दूसरे केस में कितना हो गया, आप देखिए Q क्या 40 माइनस क्या 20, ये देखिए। फिर तीसरे केस में कितना हो गया, ये देखिए तीसरे केस में Q कितना 40 माइनस क्या 20। तो आप देख रहे हैं क्या सब में वर्क डन समान आ रहा है कि नहीं, ठीक है, सब में वर्क डन समान आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, समान है। अगर सब में पोटेंशियल डिफरेंस समान है तो क्या वर्क डन क्या है, समान होगा। तो बताओ मेरा बताओ कौन सा ऑप्शन इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सही होगा, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। द वर्क डन इज द सेम फिगर फर्स्ट, फिगर सेकेंड एंड फिगर थर्ड, यानी तीनों में वर्क डन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। तो अब इसके बाद हम लोग 2.4 पे चलते हैं। 2.4 क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव का 2.4 क्वेश्चन है, चलते हैं। आप देख रहे होंगे 2.4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखिएगा द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, सोल्यूशन में आते हैं। क्या कर रहा है, एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके सरफेस पे 100 वोल्ट का पोटेंशियल है। यहां दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0। एट पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। अब आपको ये पता होगा कि कोई भी अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता है, ये देखिए कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब जिसके ऊपरी सरफेस पे चार्ज क्या है, फैला हो। तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ई इन क्या आता है, वह 0 आता है। बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। और याद रखिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है वहां पोटेंशियल कांस्टेंट आता है। किस फार्मूले से, V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। देखिए फार्मूला आपने देखा होगा। अब देखिए V इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, 0 है, भाई देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होगा। अब क्या होगा, अगर 0 का इंटीग्रेशन किया जाए तो ये देखिए क्या होगा, कांस्टेंट। 0 का इंटीग्रेशन किया जाए तो ये देखिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, या V क्या आएगा यहाँ पे, कांस्टेंट आएगा, यानी अंदर क्या है, पोटेंशियल जो है वह कांस्टेंट है। तो बोलो क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 है, और जहां इंटेंसिटी 0 होगा बताओ क्या वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अगर 100 वोल्ट सरफेस पे है तो 100 वोल्ट अंदर भी होगा। तो क्या S1 और S2 सही है, और दोनों एक दूसरे को क्या एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि नहीं। अरे भाई V0 ठीक है, E0 तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या, पहला ऑप्शन S1 S2 बट S2 इज फॉल्स, सॉरी गलत बोला है ये, बोथ S1 एंड S2 फॉल्स, ये भी रॉन्ग है।
S1 is true, S2 is also true, S2 is also true, और क्या है, एंड S1 इज द कॉज ऑफ S2, मतलब S1 जो है S2 का कॉज है, यानी ये वाला ऑप्शन, सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो 2.4 ही समझ में आया। अब 2.5 की तरफ चलते हैं। 2.5 क्वेश्चन देखते हैं, क्या 2.5 कर रहा है। कर रहा है इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द, क्या कर रहा है, इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्ज whose total sum is not zero are approximately, मतलब कह रहा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ग्रेट डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस पे, सम ऑफ चार्ज, कलेक्शन ऑफ चार्ज, which total sum is not zero, कैसा होगा, स्फीयर के शेप में होगा कि प्लेन शेप में होगा, पैराबोलाइड्स के शेप में होगा कि एलिप्सॉइड्स के शेप में होगा, कैसा होगा। तो सबसे पहली चीज एक बात याद रखिए, ये जो कलेक्शन ऑफ चार्ज होता है ग्रेट डिस्टेंस पे बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, मतलब कलेक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है क्या, ग्रेट डिस्टेंस पे किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज किसकी तरह है, कलेक्शन ऑफ चार्ज एट ए ग्रेट डिस्टेंस बिहेव एज पॉइंट चार्ज, यानी ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। क्यों भाई पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, हाँ, जिसका सम जीरो नहीं है। तो अब ये बताइए पॉइंट चार्ज का कैसे बनता है, आप ही बताइए। मतलब एक कलेक्शन ऑफ चार्ज ग्रेट डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज हो गया, तो पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलती हैं, ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस प्रकार से निकली, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, परपेंडिकुलर निकल रही हैं इस तरह से, ठीक है, परपेंडिकुलर निकल रही हैं। और जब परपेंडिकुलर निकल रही हैं तो इनका, अब ये बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। ये देखिए, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखिए, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से स्फेरिकल होगा, ये भी होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, याद रखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये V1 का होगा। फिर ऐसे ही और आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए V2 का होगा, ऐसे ही और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये V3 का होगा। और कौन बड़ा होगा, ये देखिएगा V1 बड़ा है, V2 कम है, V3, यानी V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, V3 होगा। V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, V3 होगा। इसका मतलब ये जो सरफेस है इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से ज्यादा होगा और इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से ज्यादा होगा, यानी V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन क्या, V3 होगा। ठीक है बेटा, है समझ में। तो कैसा होगा, क्या कहने का मतलब है, कलेक्शन ऑफ चार्ज एट ए ग्रेट डिस्टेंस बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, ये देखिए, और ये स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। तो कौन सा हमारा सही है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर हुआ 2.5। अब 2.6 पे चलते हैं, 2.6 की तरफ चलते हैं। अब इसका 2.6 आप देख लीजिए, 2.6 क्या कह रहा है, कैसे देखो बेटा, इसमें क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है और इस पूरे प्लेट का यहां से लेकर यहां तक एरिया A है और इसके बीच की डिस्टेंस, ये दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D2 है, इन दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D1 है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो K1 है और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम K2 है। करा है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट K बताइए। अब इस पे भी देखिए नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई में क्वेश्चन आए हैं। कभी 3 मीडियम ऐसे लगा देता है, कभी 3 मीडियम ऐसे लगा देता है, कभी बीच से लगा दिया है, ऐसे किस प्रकार कई प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो और ये सब बना कहाँ से, यही एनसीईआरटी से ही आया है। तो ये सोर्स है, बाकी सब उसके, ये बाप है, बाकी सब उसके बच्चे हैं। तो अगर इसको सीखे रहोगे तो इसी आधार पर बेटा सबको कर ले जाओगे। थोड़ा मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो मैथमेटिक्स स्ट्रांग एक ही शर्त पे होगी, एक ही शर्त पे होगी। जानते हो कौन सा शर्त है, क्वेश्चन लगाने पे। जितना क्वेश्चन लगाओगे उतनी अच्छी मैथमेटिक्स होगी। तो अब यहाँ पर करा कि इक्विवेलेंट K बताइए। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कोई भी दो पैरेलल प्लेट हो, ये एरिया A है, इनके बीच की डिस्टेंस D है, और अगर इनके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम K भरा हुआ है
तो इनका कैपेसिटेंस C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या होता है? बोलो भाई, यही होता है ना। C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या होता है? D होता है। C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। अब बच्चों ये देखो, यहां पर यह जो है K1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है। देखो दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है और एरिया यहां पर प्लेट का A दिया गया है। तो जरा इसका देखिए, इसका नाम हम C1 कर लेते हैं और ये जरा C1 को देखते हैं। तो C1 क्या होगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या हो जाएगा? D1। फिर ये देखिए, ये C2 का जरा देखते हैं। ये C2, आइए भाई ये C2 का देखते हैं। तो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या? D2। बताइए क्या C2 निकल गया कि नहीं? यहाँ पर C1 इक्वल टू क्या हो गया? K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1। C2 क्या हो गया? K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। अब ये बताओ, क्या ये C1 और C2 दोनों सीरीज में दिया है कि नहीं? अगर ये दोनों सीरीज में दिया है, ये सीरीज में होगा ना। यहां से जैसे देखिए, यहां से चार्ज अगर आएगा, फ्लो करेगा, तो पहले इसमें चार्ज आएगा, फिर इसमें चार्ज आएगा। तो ये वाला कैपेसिटर इस वाले कैपेसिटर के क्या है? सीरीज में है भाई। ये वाला कैपेसिटर इस वाले कैपेसिटर के सीरीज में है। तो सीरीज में कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैसे होता है? 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। CS क्या होगा? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 प्लस D2 होगा। बोलिए, K पूरा हो गया, पूरे का इक्विवेलेंट K हो गया। एप्सिलॉन नॉट प्लेट का एरिया A और दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? D1 प्लस D2। अब चलिए इनको यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ रखेंगे तो ये क्या आएगा? K एप्सिलॉन नॉट A D1 प्लस D2 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A। ये कटा, ये कटा, ये कटा। अब बताइए, आपको K बताना है। तो K बताना है तो K इक्वल टू क्या होगा? K उधर जाएगा, D1 प्लस D2 अपॉन D1 अपॉन K1 D2 अपॉन K2। ये एलसीएम ले लीजिए K1 K2। बोलिए D1 प्लस D2, K1 K2 एलसीएम आ गया। देखिए K1 K2 यहाँ पे एलसीएम आ गया। तो K1 से K1 कटा, क्या बचा? D1 K2 प्लस K2 D1। ये देखिए K2 D2, सॉरी K1 D2। अब क्या कहते हैं? इक्वल टू K1 K2 D1 प्लस D2 अपॉन D1 K2 प्लस K1 आ गया कि नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला सही है। ठीक है बेटा। अब हम लोग 2.7 पे चलेंगे। चलो बेटा 2.7 क्वेश्चन। अब देखिए, वहां तक तो 1 ऑप्शन सही था। यहाँ पर एक या एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। 1 और मोर देन 1 ऑप्शन, ये भी सही हो सकता है। तो 2.7 में क्या करा? कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। मतलब एक कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जेड डायरेक्शन में है। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, जेड डायरेक्शन बना लेते हैं। पहले जेड डायरेक्शन बना लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये आपका जेड डायरेक्शन है। चलिए जेड डायरेक्शन हो गया। ये आपका एक्स डायरेक्शन है और ये आपका वाई डायरेक्शन है। ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया। करा कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। चलिए जेड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह से ये जेड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से दिया है। ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन ऑल स्पेस। मतलब कह रहा सब जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा? नहीं। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है। यानी पहले बात, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक होगा। तो पहले तो एक चीज उसी तरह से क्लियर हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा। तो ये आपका क्या हो गया? पहला ऑप्शन गलत हो गया। और फिर दूसरी बात, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई क्या कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू किसके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखते हैं पहला ऑप्शन, फॉर एनी एक्स फॉर ए गिवन जेड, मतलब किसी एक्स में एक्स डायरेक्शन में पोटेंशियल सेम होगा। सही बात है, एक्स डायरेक्शन में पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि यहां देखिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा बेटा वह एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए, ये बताइए एक्स दिशा है कि नहीं, तो एक्स दिशा में यहाँ पोटेंशियल V1 होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल आपस में बराबर होगा। फिर जैसे ही आगे जाएंगे तो ये देखिए ये क्या होगा, V2 होगा, ये पोटेंशियल इससे कम हो जाएगा। लेकिन ये बताइए क्या एक्स दिशा में प्रत्येक पॉइंट पे यहाँ 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 हर जगह पोटेंशियल समान है कि नहीं? इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, फॉर एनी एक्स फॉर ए गिवन जेड, मतलब जेड डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, पोटेंशियल हमारा क्या है, कांस्टेंट है, सेम। फिर बोला है फॉर एनी वाई फॉर ए गिवन जेड, उसी तरह से आप देखिए वाई एक्सिस कैसे है, वाई एक्सिस भी ये बताइए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर ऐसे है तो ये देखिए वाई एक्सिस ऐसे है कि नहीं? तो क्या वाई एक्सिस में भी देखिए वाई एक्सिस इस प्रकार से है, यहां भी वाई एक्सिस ऐसे होगा, यहां भी वाई एक्सिस ऐसे होगा, बोलिए वाई एक्सिस है कि नहीं? तो इस वाई एक्सिस पे क्या, इस वाई एक्सिस पे अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गए हैं तो क्या बताइए हर जगह पोटेंशियल समान है कि नहीं? तो हर जगह पोटेंशियल समान है, तो यानी फॉर एनी वाई फॉर ए गिवन जेड, ये भी ऑप्शन सही है कि मतलब किसी भी वाई एक्स में, ठीक है, और जेड एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल वहां पे कांस्टेंट होगा, यानी ये भी सेम है। अब ये बताइए अगर एक्स में सेम है और वाई में सेम है तो एक्स वाई प्लेन तो यही होगा ना, इस प्रकार से होगा। तो ये बताइए अगर एक्स में सेम है पूरे वाई पे सेम है तो क्या ये बताओ एक्स वाई प्लेन का भी सेम होगा कि नहीं? बोलो एक्स वाई प्लेन का, देखिएगा और जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन कौन सा हो गया? यही तो हो गया एक्स वाई प्लेन, देखिएगा एक्स वाई प्लेन यही तो हो गया। तो क्या बताइए एक्स वाई प्लेन का भी पोटेंशियल हर जगह समान होगा कि नहीं? भाई एक्स वाई प्लेन का भी तो पोटेंशियल हर जगह समान होगा, तो ये देखिए एक्स वाई प्लेन का पोटेंशियल भी हर जगह समान होगा ऑन द एक्स वाई प्लेन फॉर ए गिवन जेड। यानी इसमें तीन ऑप्शन सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। फिर 2.8 की तरफ चलते हैं। फिर 2.8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 8वां प्रश्न हमारा है, और ये जो सेक्शन चल रहे हैं वो मोर देन वन ऑप्शन चल रहा है। बेटा मोर देन वन ऑप्शन लगाने से फायदा क्या होता है, पूरा एकदम थियरी कंप्लीट तरह से क्या दिमाग में एकदम क्या रम झम जाती है। तो मोर देन वन क्वेश्चन को जरूर लगाया करिए। यहाँ तक कि आईआईटी के, भले ही आप बायो के हो चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, आईआईटी के भी मोर देन वन क्वेश्चन लगाया करिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अब देखिए क्या कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए छोटी छोटी बातों को कैसे कहा है। हमने देखा है कि अपने पढ़ाने के समय में मैं देखता हूँ बहुत बच्चे एनसीईआरटी से भागते हैं क्वेश्चनों से, लेकिन ये सब क्लास में कोई भी टीचर होगा, कोई भी किसी भी कहीं का भी कोई टीचर होगा, वह क्लास में डिस्कस करता है। आप बस उसके क्या है, आपको जब आदत लग जाएगी ना तो आप इससे भागेंगे नहीं, और जब आप इससे भागेंगे नहीं तो आपके पीछे आप सिलेक्शन भागेगा, मतलब वो खुद मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज आपके पीछे भागेगा, अरे कहाँ जा रहे हो, आओ 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 तुम आओ। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप भागेंगे तो याद रखिए दिक्कत हो जाएगी, कोई आपके पास नहीं होगा। रिपल्सन थियरी पे काम करती है चीज़। जब आप इसमें ठीक है डूब जाएंगे तो याद रखिए सब लोग आपको अट्रैक्ट करने लगेंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्या कहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आर क्लोजर इन रीजन फॉर ए लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जहां पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज होंगी। ठीक है भाई, हम कहाँ बुरा कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। क्या इस फार्मूले को आपने समझा है, dV/dR। ठीक है, माइनस भी लगता है, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं। अब ये देखिए इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल है तो इसका मतलब ये क्या है, समान है, यानी पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ये जो dr हो गया, dr क्या हो गया, dr क्या हो गया, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का स्पेस हो गया, डिस्टेंस हो गया dr क्या हो गया, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का ये स्पेस हो गया, डिस्टेंस हो गया।
तो ये जो बेटा dr है वह dr इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e होगा। बोलो dr इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e होगा कि नहीं? मतलब जो ये dr है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e होगा। अब ये बताओ जहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वहां पर dr कम आ रहा है कि नहीं? तो क्या ये पहला ऑप्शन आप सही कर सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल लाइंस फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये क्या होता है, जहां पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज होती हैं। इसी आधार पे ये कहा जाता है, कई जगहों पे क्वेश्चन अगर ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना है, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो जहां पे क्लोज होगा वहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? सही है। फिर दूसरा करा है विल बी मोर क्राउडेड नियर द शार्प एज ऑफ कंडक्टर। देखिए शार्प एज का मतलब क्या हो गया, जैसे इस तरह से ये देखिए ऐसे, ये मान लीजिए कोई शार्प एज इस तरह से है, तो कहा जा रहा है कि विल बी मोर क्राउडेड, बहुत ही क्राउड होगा, बहुत भीड़ होगी नियर शार्प एज ऑफ कंडक्टर। तो बेटा जहां शार्प एज होता है वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। याद रखिएगा शार्प एज पे क्या होता है, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, आर स्क्वायर नहीं, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सिग्मा इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और V क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो Q अपॉन 4 पाई की जगह क्या आ जाएगा, B सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आ जाएगा, R। तो बताइए क्या B एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया कि नहीं? कई बच्चे कहते हैं सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, नहीं, जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है वहां सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर नहीं होगा। कभी मत बोलना वहां सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R। तो ये बताओ जहां पे R कम है, R का मतलब कम होने का मतलब शार्प, जहां R कम है वहां बताओ सिग्मा ज्यादा है कि नहीं? और जहां सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी जहां ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी कि नहीं? इसका मतलब वहां पे क्राउड होगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होंगी कि नहीं? तो ये क्या कर रहा है, विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एज ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। और सी क्या कर रहा है, विल बी मोर क्राउडेड नियर रीजन ऑफ लार्ज चार्ज डेंसिटी। ये दोनों लगभग एक ही चीज बता रहे हैं। शार्प एज पे क्या होगा, शार्प एज पे क्या होगा, ये देखिए शार्प एज जो नुकीला पॉइंट होगा, शार्प एज पे क्या होगा, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखिए जो शार्प एज होगा सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, आर। यहां आर ज्यादा होगा और यहां सिग्मा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सॉरी आर कम है और सिग्मा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बताइए क्या जहां लार्ज चार्ज डेंसिटी है वहां विल बी मोर क्राउडेड, वहां मोर क्राउड होगा कि नहीं? यहाँ पे ज्यादा चार्ज जमा होगा, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी, ज्यादा पास होगी। और जहां शार्प पॉइंट है, बताइए जहां शार्प पॉइंट है वहां भी विल बी मोर क्राउडेड होगा कि नहीं? तो यानी बी भी सही है और क्या है, सी भी सही है। और ये जो डी वाला है वो बकवास कह रहा है, विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस्ड। अच्छा हमेशा इक्वली स्पेस्ड होता है, हमेशा नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। तो ये 2.8 हो गया। 2.9 की तरफ चलते हैं। 2.9 क्वेश्चन देखा जाए। 2.9 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि द वर्क डन टू मूव ए चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी तक, कैन नॉट बी डिफाइंड एज ए, मस्ट बी डिफाइंड एज ए, इज जीरो, कैन हैव ए नॉन जीरो वैल्यू। तो सबसे पहली चीज परिभाषा हम बताएंगे। आप ये बताइए एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर किसी चार्ज को ए से लेकर बी तक हम ले जा रहे हैं तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा Vb माइनस Va इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्या है, टेस्ट चार्ज होगा। क्यों, ये तो परिभाषा होती है, आपकी डिफिनीशन यही तो है कि अगर किसी चार्ज को हम ए से लेकर बी तक ले जा रहे हैं तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क अपॉन चार्ज के बराबर होता है, या वर्क इक्वल टू Q नॉट Vb माइनस Va होता है, ठीक है। आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू माइनस E डॉट dl होता है। क्यों होता है कि नहीं? तो इसी को ऐसे भी लिखा जाता है माइनस Q नॉट, ये देखिए A से लेकर B तक, और E डॉट dl भी हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? E डॉट
डीएल भी लिखते हैं, देखिए ई डॉट डीएल भी। तो यहां पर क्या कर रहा है कि द वर्क डन टू मूव ए चार्ज, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो वर्क डन होता है W इक्वल टू क्यू नॉट वीबी माइनस वीए, या माइनस क्यू नॉट पोटेंशियल क्या होता है ई डॉट डीएल, ये देखिए ए से लेके बी तक ई डॉट डीएल हो गया। तो क्या ये जो बी वाला ऑप्शन कह रहा है मस्ट बी डिफाइन एज, मतलब जो वर्क होगा मस्ट बी डिफाइन एज माइनस ए से बी ई डॉट डीएल, यहाँ क्यू नॉट छिपा हुआ है यूनिट चार्ज के लिए है, तो क्या ये वाला ऑप्शन बी सही है कि नहीं। और ये बताइए अगर ए और बी दोनों आपस में बराबर हो जाएं, ए और बी का पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए इक्विपोटेंशियल हो जाए, तो क्या यहाँ पे वर्क डन बताइए इस फार्मूले में अगर बी और बीबी को रखेंगे तो क्या बताइए वर्क डन जीरो आएगा कि नहीं, बोलिए वर्क डन जीरो आएगा कि नहीं, बोले बेटा क्या वर्क डन जीरो आएगा। तो अगर वर्क डन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है बेटा, ये भी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक, क्लियर हुआ। लेकिन ये जो बोलना डी वाला कैन हैव ए नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नॉन जीरो वैल्यू, मतलब नॉन जीरो वैल्यू भी रख सकता है, लेकिन ऐसा एकदम रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि हमेशा नॉन जीरो वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए पोटेंशियल समान है और उसमें घूम रहा है तो याद रखिए वर्क डन हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो इसीलिए इसमें बी और सी ही केवल सही है, ए और डी इसमें क्या है, गलत है। तो ये 2.9 हो गया। अब हम लोग 2.10 पे चलेंगे। 2.10 देख लो क्या कर रहा है, इन ए रीजन ऑफ ए कांस्टेंट पोटेंशियल, देखिएगा पोटेंशियल कांस्टेंट है, जो चीज कांस्टेंट दिया है उसको कांस्टेंट नोट करिए। इन द रीजन ऑफ मतलब वह कांस्टेंट पोटेंशियल का क्षेत्र, जो हमारे हिंदी भाषी बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं बेटा वो घबराएंगे मत, धीरे धीरे सबकी इंग्लिश बड़ी अच्छी हो जाती है। हम लोग भी हिंदी माध्यम से ही थे, मतलब ऐसी नहीं बहुत अच्छी हो गई, बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन हाँ फिजिक्स का सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा जो भी हिंदी भाषी के लोग हैं वो ये मत सोचें कि वो कंटेंट हिंदी मीडियम में मिले, जैसे कई बच्चे कहते हैं सर हमें हिंदी मीडियम में चाहिए, तो मैं तो साथ साथ बोल ही दे रहा हूँ कि इन रीजन ऑफ ए कंस्टेंट पोटेंशियल मतलब नियत पोटेंशियल का क्षेत्र। अब इतना तो भाई सबको समझ में आता है, भाई ट्रेन बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, सब कुछ तो बोल रहे हैं आप लोग, टेबल बोल रहे हैं, कितने वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, करंट बोल रहे हैं इंग्लिश में, ब्रेड बोल रहे हैं इंग्लिश में, सब कुछ तो एक बोलचाल की भाषा में देहात में भी जाके देख रहा हूँ कि ये इंग्लिश आ गई है। तो आखिरकार ये क्यों चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब एक फोबिया बैठा हुआ आपके दिमाग में, नहीं हम हिंदी पढ़े हुए हैं हम नहीं समझ में आएंगे। तो प्लीज़ ये फोबिया निकाल दीजिए, और जब आप यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, फिजिक्स में मन लगने लगेगा, तो किसी भी लैंग्वेज में होगी दुनिया की, सुनने में कहा जाता है कि चाइनीज जो होती है वह क्या है, बड़ी कठिन होती है। ठीक है, जैसे एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि चाइना के राष्ट्रपति ने किसी ने कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति से जरूर डरना जिसको चाइनीज आती है। मतलब हमारे देश को छोड़कर, चाइना को छोड़कर किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति को अगर चाइनीज आती है तो उससे जरूर डरना। तो लोग कहेंगे भैया ये कौन सी बात है, ये कैसा कह रहा है, कहें उसी से डरेंगे, क्योंकि इसका यह बताया कि चाइनीज इतनी कठिन है, इतना कठिन है, इतना लंबा चौड़ा है बोलने के लिए, अगर वह चाइनीज भाषा सीख सकता है, उसकी भाषा वो सीख सकता है, तो कुछ भी सीख सकता है, उस बड़े से बड़े चाइना को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे ही बेटा क्या है, अगर आप मन करेंगे तो कुछ भी सीख लेंगे, चाइनीज भी सीख लेंगे, और देख के जो है वहाँ के प्रेसिडेंट जो कोरोना फैलाए हुए हैं ना, वो भी डर के भाग जाएंगे। ठीक है, कि बाप रे बाप अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये चाइनीज सीख लिया, तो ये तो इंग्लिश है, ये तो पता नहीं कैसी भाषा है, छोटी मोटी भाषा है। तो चलिए आइए देखें, इन रीजन मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म होगी। चलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। फिर बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयर कैन बी नो चेंज इनसाइड द रीजन। तो देखिए अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ये कोई जरूरी है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, क्योंकि आपके पास देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये फार्मूला है E = -dV/dr। ये बताओ अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। बोलो आती है कि नहीं? अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो बोलो ये वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। E = -dV/dr, बी का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताओ ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो क्या द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, गलत है। तो क्या सही है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी बी वाला ऑप्शन सही है।
सी वाला कह रहा देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, मतलब उस रीजन में कोई चार्ज ना हो। तो सही बात है कि अगर उस रीजन में कोई चार्ज ही नहीं होगा, उस क्षेत्र में उस रीजन में कोई चार्ज ना हो, ठीक है, तो वहां पर भी पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हो सकता है किसी दूसरे एक्सटर्नल फील्ड के कारण वो पोटेंशियल डेवलप हो रहा हो, तो वहां पे भी पोटेंशियल क्या है, समान होगा। तो मतलब जहां चार्ज ना हो, ठीक है, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, वहां भी पोटेंशियल समान है। जैसे आप कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये कहाँ क्या बता रहे हैं, अरे बहुत बता रहे हैं। जैसे देखिए कंडक्टिंग स्फीयर का हाल देखा है ना आपने, उसके सरफेस पे चार्ज होता है, क्या बताइए, अंदर क्या चार्ज होता है, तो देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, क्या इस रीजन में कोई चार्ज है, इस रीजन में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बेटा यहां पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। बताइए क्या यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है कि नहीं, बताइए। इस रीजन में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, यानी V इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट। ठीक, फिर डी कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड शैल नेसेसरी चेंज इफ द चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द रीजन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर चेंज हो सकता है अगर चार्ज बाहर की तरफ रखा जाए। ये सरासर गलत कह रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है बेटा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड सदैव जीरो आएगी, ये चेंज नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन गलत है, केवल बी और सी सही है। क्लियर है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, 2.11 की तरफ चलिए। 2.11 क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे कई क्वेश्चन IIT में इस कॉन्सेप्ट पे आए हुए हैं। करा कि द सर्किट शोन इन द फिगर इनिशियली की K1 इज द क्लोज्ड, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, करा इनिशियली की K1 को क्लोज किया जाता है, तो बताओ बेटा, और फिर K2 ओपन है, फिर उसके बाद अब K1 को ओपन कर दिया जा रहा है और K2 को क्लोज कर दिया जा रहा है, K1 को ओपन कर दिया जा रहा है और फिर K2 को क्लोज कर दिया जा रहा है, K2 को क्लोज कर दिया जा रहा है, और कह रहा है कि जब K2 को, मतलब पहले K1 क्लोज है, K2 ओपन है, ठीक है, मतलब दो केस हैं, ध्यान दीजिए। पहले केस में क्या है, पहले केस में जैसे मैं इसका डायग्राम से ही बनाता हूं क्वेश्चन, तो पहले केस में क्या है, ये देखो इस तरह से, ये C1 है और ये देखिए ये K1 है और ये C2 है, ये देखिए K2 की है। दूसरे केस में क्या हो गया, ये ऐसे खुला है, C1 है और ये K2 है, ये C2 है, इस प्रकार से, ठीक है। ये दो केस है बेटा। तो पहले केस में मान लीजिए अगर K1 क्लोज्ड है और फिर अगर इस तरह से है, तो इनमें जो चार्ज है वो Q1 डैश और Q2 डैश है, और जो पोटेंशियल है वो V1 और V2 है, पोटेंशियल जो है V1 और V2 है। तो कह रहा क्या सही है, चलिए आइए देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर ये इससे कनेक्ट है, ध्यान से समझिएगा एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर इससे कनेक्ट है तो ये देखो इस पे जो चार्ज होगा, इस पे जो चार्ज होगा, क्योंकि ये तो बैटरी से डिस्कनेक्ट है, यही से कनेक्ट है, तो इस पे जो चार्ज होगा Q इक्वल टू क्या होगा, वह C1 क्या होगा, E होगा। बोलो भाई, ये तो चार्ज होगा, यानी इस पे जो चार्ज होगा Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, वह C1E हो जाएगा, मतलब C1E ये चार्ज होगा। अब क्या है, ये देखिए इसके अंदर पूरा ये चार्ज आ गया, अपने अंदर पूरा चार्ज स्टोर कर लिया है, Q इक्वल टू C1E। अब इसको हम डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसको ओपन कर दे रहे हैं, इसको क्लोज कर दे रहे हैं, तो ये तो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया, बैटरी का पावर तो खत्म हो गया, बैटरी कोई काम करेगा नहीं। तो ये जो चार्ज Q था इसके अंदर, अभी देखिए इसके अंदर जो चार्ज Q है वह क्या करेगा, क्योंकि अब ये दोनों कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो गए हैं, तो जब कनेक्ट हो गए आपस में तो चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल, देखिए चार्ज का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक, और तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल समान न हो जाए। तो पहले इससे कनेक्ट हुआ, इसके अंदर चार्ज हुआ, इसके अंदर चार्ज हुआ, ठीक है, इसके अंदर चार्ज हुआ। अब जब इसके अंदर चार्ज हुआ और इसको इससे कनेक्ट कर दिया जा रहा है, तो इससे इसमें चार्ज का फ्लो तब तक होगा
तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल आपस में समान न हो जाए। और ये बताइए, अगर पोटेंशियल आपस में समान होता है तो वह सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वह पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका मतलब यहां पर दोनों का पोटेंशियल वही चार्ज का फ्लो होगा तो दोनों का पोटेंशियल आपस में क्या होगा, समान होगा। तो दोनों का पोटेंशियल आपस में समान होगा, यानी V1 = V2। समझ रहे हैं ना पहली बात? मतलब इससे इसमें तब तक चार्ज फ्लो करेगा, C1 से C2 में तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल समान ना हो जाए। C1 से C2 में तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल समान ना हो जाए। ठीक है, यानी V1 = V2 ना हो जाए, समान ना हो जाए, तब तक C1 से C2 तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल समान ना हो जाए। तो ये फर्स्ट हो गया बेटा। सेकंड क्या है? इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा हमारा पहला। फिर कहा चार्ज ऑन C1 गेट रीडिस्ट्रीब्यूट सच दैट Q1 डैश = Q2। नहीं, Q1 डैश = Q2 नहीं है। जो इसके अंदर Q है वही Q ही Q1 डैश और Q2 है। ठीक है भाई, दोनों का अगर पोटेंशियल समान है, ये बताइए दोनों का पोटेंशियल समान है तो V1 = V2 है, तो ये बताइए क्या होगा, Q1 डैश अपॉन V = C1 = Q2 डैश अपॉन कितना हो गया, C। हो गया कि नहीं? ये तो होगा। यानी ये जो Q1 डैश और Q2 डैश है वो Q के बराबर है, यानी Q = क्या हो गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बोलिए सही है भाई? Q = Q1 डैश प्लस Q2 डैश, मतलब यही जो इसके अंदर चार्ज Q था, जो इसके अंदर चार्ज Q है, वही तो चार्ज दोनों में डिवाइड हुआ है। ये Q1 डैश हुआ और ये Q2 डैश हुआ, तो ये Q किसके बराबर है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? C वाला नहीं सही है। C वाला इसलिए नहीं सही है क्योंकि V1 और V2 आपस में बराबर है। V1 और V2 आपस में बराबर है। देखिए V1 और V2 आपस में बराबर है, तो इसका क्या होना चाहिए, C1V + C2V = C1। ये पोटेंशियल दोनों आपस में बराबर है, पोटेंशियल अलग नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए B और C गलत हैं, A और D सही है। इस पे देख लीजिएगा, लेटेस्ट जी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई में भी हैं, नीट में भी इससे क्वेश्चन है, तो इसको समझिएगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसको कनेक्ट कर दिया गया, तो ये बैटरी से कनेक्ट है और ये बैटरी से डिस्कनेक्ट है। तो अगर ये बैटरी से कनेक्ट है तो इसके अंदर जो चार्ज है वह कितना है, Q = C1। अब देखिए इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, इसको कनेक्ट कर दिया गया, तो यही चार्ज जो Q = C1 ही है, वह इससे इस पर तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर न हो जाए। मान लीजिए पोटेंशियल बराबर हो गया और चार्ज इस पे कितना आ गया, Q1 डैश आ गया, इस पे चार्ज Q2 डैश आ गया। तो चार्ज तो कंजर्व होता है ना, चार्ज कंजर्व होता है, तो यही जो चार्ज Q होगा वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होगा। यानी पहला और D सही है, B और C गलत है। ठीक है, अब चलते हैं 2.12 पे। 2.12 की तरफ चलते हैं। यहां देखो बेटा क्या करा, इफ एक कंडक्टर है जो पोटेंशियल B ≠ 0, मतलब कोई एक कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल ≠ 0 है, एंड देयर आर नो चार्ज एनीवेयर, और कोई चार्ज, ठीक है, देयर आर नो चार्ज एनीवेयर एल्स आउटसाइड, मतलब कोई चार्ज क्या है, एंड देयर इज नो चार्ज, कोई भी चार्ज एनीवेयर एल्स आउटसाइड। ठीक है, मतलब बाहर के सिवा कहीं चार्ज नहीं है। अब क्या कर रहा है, देयर मस्ट बी चार्ज ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ। तो ये सबसे पहले कंडक्टर की परिभाषा देख लें। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वह होता है जिसके ऊपरी सरफेस पे चार्ज होता है। देखिए इसके ऊपरी सरफेस पे चार्ज होता है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। ये कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर यही तो है। ठीक है, तो सबसे पहले डी वाले ऑप्शन को देखते हैं, देयर मस्ट बी चार्ज इनसाइड द सरफेस। नहीं, अगर किसी बॉडी के अंदर की तरफ चार्ज है तो इसका मतलब मस्ट कह रहा है, मस्ट मतलब होना ही चाहिए। ठीक है, देयर मस्ट बी चार्ज इनसाइड द सरफेस, मतलब उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है, देखिए उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। लिखा द मस्ट बी चार्ज ऑन द सरफेस, मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि सरफेस पे ही चार्ज हो, सरफेस के इनसाइड भी हो सकता है। सरफेस के इनसाइड का मतलब
देखिए सरफेस के इनसाइड का मतलब है अंदर की ओर। देखिए सरफेस के इनसाइड, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यही हो, तो ये द मस्ट बी चार्ज, ठीक है, ओनली ऑन सरफेस, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि मस्ट कर दिया मतलब होना ही चाहिए तब। फिर क्या रहा बी, देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, मतलब कह रहा देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज नहीं हो सकता है कहां, बॉडी के अंदर, यानी ये सही बोल रहा है। देखिए बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है, ये चार्ज अंदर नहीं है, ये इसके सरफेस के इनसाइड है। ये देखिए ये द मस्ट बी चार्ज ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ, यानी इनसाइड इटसेल्फ, मतलब मस्ट बी सरफेस पे हो या इनसाइड इटसेल्फ हो, क्या हो, इनसाइड इटसेल्फ हो। इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं सही हुआ है, क्योंकि ये मस्ट चार्ज ऑन द सरफेस बोल रहा है, और ये क्या बोल रहा है, देयर मस्ट बी चार्ज ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ। देखिए सरफेस पे या इनसाइड इटसेल्फ, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ये चार्ज इसके अंदर नहीं है, ये इस सरफेस के बाहर है और ये सरफेस के इनसाइड है, लेकिन इस गोले के अंदर नहीं है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये देयर मस्ट बी चार्ज ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ, या इनसाइड इटसेल्फ होना चाहिए, या देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर होना चाहिए। तो ए और बी ऑप्शन इसमें सही है, ये 2.12। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2.13 की तरफ। बच्चों ये 2.13 क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। इससे आईआईटी में, जेईई में, नीट में बहुत क्वेश्चन इससे बने हुए हैं, लिंक करके मैथमेटिक्स के साथ कई क्वेश्चन बने हुए हैं। तो मैं एक छोटा सा डिस्कशन इस क्वेश्चन पे करता हूं, उसको जरा ध्यान दीजिए क्या है कैसे है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन द फिगर, कंसीडर टू सिचुएशंस, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक बैटरी से कनेक्ट है और एक की के साथ, दो सिचुएशंस यहाँ पे हैं। पहली सिचुएशन क्या है, कीज द केप्ट क्लोज्ड एंड प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर मूव अपार्ट यूजिंग इंसुलेटिंग हैंडल, मतलब की को क्लोज किया जा रहा है और प्लेटों के बीच मूव्ड अपार्ट यूजिंग इंसुलेटिंग हैंडल, मतलब एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं इंसुलेटिंग हैंडल, ये जो प्लेट है। बी क्या कर रहा है, कीज द ओपन एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट यूजिंग इंसुलेटिंग हैंडल। तो क्या सही है, क्या क्यू रिमेन है, क्या बी रिमेन है, क्या इन्हें बी रिमेन है, क्यू रिमेन है, क्या चीजें हैं। तो बेटा ये बैटरी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड का केस होता है, याद रखिए हमेशा इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। मान लीजिए पहला केस हम बताते हैं, अगर ये कैपेसिटर है और ये बैटरी है लगी हुई, तो जब भी कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट होता है तो याद रखिए इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कुछ भी कर ले जाइए, अगर वह कनेक्ट है तो याद रखिए उसका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कुछ भी, अगर आप कुछ भी कर लीजिए तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे एक चार्ट के माध्यम से जरा हम समझते हैं इसको, इस चार्ट में कई चीजें आ जाएंगी बेटा, कई चीजें मैं इस चार्ट में आपको बता दूंगा, कई छोटी छोटी चीजें मैं इसमें आपको बता दूंगा। एक, और इस चार्ट को अगर ध्यान देंगे तो आप, एक चार्ट है, चार्ट नहीं है, और ये कैपेसिटर है, ये देखिए बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें भी इस प्रकार से ये देखिए एक ऐसे, यहां पे अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं, प्लेटों के बीच के डिस्टेंस क्या है, बढ़ाने को कहा है, एरिया को अगर हम बढ़ा रहे हैं, ये के, ये डी, ये ए, ये कनेक्शन का केस है, ये डिसकनेक्शन का केस है, डिसकनेक्शन का केस है, ये कनेक्शन का केस है। देखिएगा, तो सबसे पहली चीज, अगर कनेक्शन है तो पोटेंशियल का क्या हाल है भैया, पोटेंशियल तो कुछ नहीं होगा, वह हमेशा कांस्टेंट होगा। यहां पोटेंशियल का क्या हाल होगा भैया, यहां कौन कांस्टेंट है, डिस्कनेक्शन में
चार्ज कांस्टेंट होता है, क्योंकि सर्किट का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर कैपेसिटर को बैटरी से बेटा डिस्कनेक्ट कर दिया गया है तो याद रखिएगा चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट हो गया। मैंने कहा था कि इसके इर्द गिर्द की थियरी भी हम आपको पढ़ा देंगे, ये देखिए थियरी भी बता दे रहे हैं थोड़ी सी। तो बेटा अगर बैटरी कनेक्ट होती है, जैसे आपके घरों में 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो क्या होता है, अरे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और क्या होता है। लेकिन अगर डिस्कनेक्ट होता और कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा होता तो चार्ज कांस्टेंट होता है। तो ये तो पक्का हो गया कि अगर की क्लोज्ड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो पहले वाले में की क्लोज्ड है, ठीक है, तो इन ए बी रिमेन्स सेम होगा भैया, बी रिमेन्स सेम होगा। और दूसरे वाले में की को ओपन कर दिया जा रहा है, की को ओपन कर दिया जा रहा है, चार्ज रिमेन सेम, यानी इन बी चार्ज रिमेन सेम होगा। तो उसी तरह से देखने पे पता चल रहा है। अब जरा और क्या देख लेते हैं, और क्या चेंज होता है, क्यू और वी का क्या हाल होता है, जरा इनको देख लेते हैं। कैपेसिटेंस क्या होगा, ये देखिए कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस तो C इक्वल टू ऐसे चलता है K एप्सिलॉन नॉट A बाई T, इसका और कोई नहीं है। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया गया तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। प्लेटों के बीच का देखिए डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, ये देखिए प्लेटों के बीच का डिस्टेंस देखिए बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा। एरिया अगर बढ़ा रहे हैं तो देखिए कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा, सॉरी बढ़ेगा। अब इससे रिलेटेड चार्ज देख लेते हैं क्या होगा। तो ये देखो चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू CV होता है, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो जो हाल C का होगा वही हाल चार्ज का होगा। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया जाएगा तो याद रखिए कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब चार्ज भी बढ़ेगा। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब देखिए कैपेसिटेंस घट रहा है, तो इसका मतलब चार्ज भी क्या होगा, घटेगा। प्लेटों का एरिया बढ़ा रहे हैं, ये देखिए बढ़ा रहे हैं तो चार्ज क्या होगा, यहाँ पे घटेगा, चार्ज घटेगा, घटेगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है कि अगर की क्लोज्ड है तो की क्लोज्ड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और चार्ज वेरी करेगा। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, इन ए वी रिमेन सेम, मतलब जब की क्लोज है हेंस क्यू चेंज, यानी चार्ज जो होगा वो बदलेगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें कैपेसिटेंस का क्या होगा। कैपेसिटेंस तो बेटा एक ही अनुसार से चलता है, K एप्सिलॉन नॉट A बाई T, देखिए उसका एक ही है। तो यहाँ क्या होगा, K बढ़ा C बढ़ा, D बढ़ा C घटा, A बढ़ा और ये क्या हो गया, C बढ़ा। पोटेंशियल का क्या हाल होगा, यहाँ देख लेते हैं पोटेंशियल। ये देखिए पोटेंशियल V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, देखिए पोटेंशियल V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C हो गया। तो जब जब C बढ़ेगा तब तक पोटेंशियल घटेगा, यानी C बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। C घट रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। C क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो ये बताइए यहाँ पर क्या है, अगर की को ओपन कर दिया गया तो देखिए चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन पोटेंशियल देखिए पोटेंशियल बढ़ रहा है कि नहीं। इसका मतलब इन B क्या होगा, इन B क्या होगा, Q रिमेन्स द सेम हेंस B चेंज, और B क्या होगा, चेंज होगा, यानी C और D सही हो गया, A और B इसमें क्या है, गलत है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन कर दिया। और ये कॉन्सेप्ट बेटा बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझिए, इनको घर पे लगाइए और बढ़िया से क्या है पढ़िए। ठीक है, हमेशा याद रखिए पढ़ने ज्ञान की शक्ति क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ज्ञान का पावर जो होता है बहुत बड़ा होता है, ज्ञान में ही सब कुछ होता है। तो इस नॉलेज को क्या है गेन करिए, और जितने भी क्वेश्चन हैं जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उसी अनुसार चलिए। देखिए फिजिक्स तो बहुत बड़ी है, उतनी हमें भी नहीं आती है, लेकिन हाँ कंपटीशन के लिए हमें आती है। तो जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, उस अनुभव का लाभ लीजिए, ठीक है, और उसको आप क्या पढ़िए। और बेटा जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जो और पढ़ने वाले बच्चे हैं इसका लाभ लें। ठीक है, इस लॉकडाउन में जो इधर उधर सब साथ सेलेक्ट होने की भावना रखिए। अब ये नहीं कि उसी में क्या है, ठीक है, जलन की भावना रखिए कि हम पढ़ ले रहे हैं दूसरे को नहीं बताएंगे। तो हो सके जितना भी ये पहुंच सके लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग का भाई यही लक्ष्य है कि भाई और तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें, इस लॉकडाउन में भाई इतने बड़े लोग हैं नहीं कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा दान दे दें, ये दे दें, वो पैसे से इतने संपन्न नहीं है। लेकिन जितना है, जो भी एक ज्ञान की जो भी चीज़ हमारे पास है, जो अपने अभ्यास से जो भी हम लोगों ने सीखा है बेटा, जो भी हम लोग के पास है दान देने के लिए, विद्या का दान कहा गया है कि सबसे बड़ा दान होता है। तो एक तरह से जो इस समय है
ठीक है भाई। यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से मैं लोगों के बीच में क्या है, इस चीज़ को आप जितना हो सके आप क्या है प्रचारित करिए, ताकि इसका लोग लाभ लें, ठीक है। और सब लोग क्या है पढ़े, शिक्षा ग्रहण करें, सब लोग तेज हों, ताकि भारत में जो डॉक्टरों की कमी है, जो इतने डॉक्टर्स की कमी है, जो आज क्या कोई वैक्सीन नहीं आ पा रही, कुछ भी नहीं आ पा रही, कोई किट नहीं आ पा रही, सब बाहर से मंगाना पड़ रहा है, वो भारत में ही निर्माण हो सके। और इससे अच्छा हमारे लिए क्या होगा कि अगर हमारे देश में ही, तो उन सब लोगों को प्रेरित करिए आप लोग बेटा, जो इसके लिए हों, जो गांव में, जो इधर दूर दराज लोग हों, जिनके पास ये नहीं पहुंच पा रहा हो, किसी तरह से फ़ोन से बात हो, कहीं से हो संपर्क में, उनको भी बताइए इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। और जिससे क्वेश्चन आते हैं, जिससे कंपटीशन में, जिससे एक प्लेटफॉर्म, एक यूनिवर्सिटी में पहुंचने का क्या है रास्ता मिलेगा, वहाँ पे आप उन लोगों को भी प्रेरित करिए, अपने भी सिलेक्ट होइए, उनको भी सिलेक्ट कराइए, ठीक है, अपने साथी दोस्तों के बीच में। तो बेटा ये इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों के बीच में भी पहुँचाइए, ठीक है, ताकि ये जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो विद्या का दान कर रहे हैं, वह सबके बीच में पहुँचे, ठीक है। कम से कम इसी से क्या है, इसी दान के बल पे, भाई बहुत पैसे वाले नहीं हैं, वह दान नहीं दे पा रहे हैं, रुपए पैसे का, ये विद्या दान करके ही हम लोग भी अपने जीवन को क्या है सफल बनाएं। और इस मुहिम को क्या है पूरा करिए कि हम लोग भी क्या है हर देश में उन बच्चों, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास नहीं सुविधा है, कहीं ना कहीं से देखिए फ़ोन की सुविधा हो गई है, लोग जरूर फ़ोन रख रहे हैं, नेटवर्क भी लगभग हर जगह आ रहा है, कहीं आ रहा है, कहीं जा रहा है, तो उसी में धीरे धीरे आते पढ़ते भैया हम लोग निकल लेंगे, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, घबराइए नहीं, जरूर सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। और इसी के साथ आज का लेक्चर, अब कल फिर तीसरे लेक्चर पे, तीसरे चैप्टर पे हम लोग मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।